सो अवर आज जो हमारा कोर्स है बेटा, इस कोर्स का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर ये बहुत ही एक अहम कोर्स होता है। इसको एक तरीके से हम बैकबोन भी कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस की। किसी भी मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट, चाहे उसका ताल्लुक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हो या कॉमर्स से हो, उसके लिए इस कोर्स को डीपली स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी जगहों पे जो क्वेश्चनिंग होगी या आपको मुख्तलिफ जगहों पे आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन आपके इस कोर्स का होता है, जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अभी तक आप आई होप कि जो सेमेस्टर पढ़ते हुए आए हैं उसमें आप डिफरेंट मैनेजमेंट के कोर्स पढ़ चुके होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके अलावा एडवांस मैनेजमेंट। तो उसके जो सबसे स्पेसिफिक कोर्स है, ये अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो strategic management is art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objective. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक आर्ट है और एक साइंस है। क्या आर्ट है और क्या साइंस है? इसके तीन हमारे हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्सा कहलाता है फॉर्मुलेटिंग। फॉर्मुलेटिंग वो स्टेज होता है जिसमें हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को प्लान करते हैं और इसको एक प्रॉपर स्पेसिफिक वे में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में डेवलप करते हैं। इसकी डिटेल अभी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा स्टेज इसका आता है इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग वो स्टेज है जिसमें हम अपने बनाए गए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान को एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं और ये स्टेज हमारा कहलाता है इम्प्लीमेंटिंग। तीसरा स्टेज हमारा कहलाता है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग मीन्स इवैल्यूएशन। हम अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एंड आफ्टर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं कि जो हम इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जरिए डिजायर रिजल्ट यानी डिजायर ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीव करना चाहते थे, क्या हम वो डिजायर रिजल्ट एंड गोल्स अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। इससे हमारा स्टेज कहलाता है इवैल्यूएटिंग। तो डेफिनेशन से हमें पता चला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक आर्ट एंड साइंस है, जिसके अंदर हम फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटेजीज एंड इवैल्यूएट करते हैं स्ट्रेटेजीज। किस लिए? क्रॉस फंक्शनल डिसीजन दैट एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाकर ऑर्गेनाइजेशन के वो डिजायर ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सकें और इस तरह हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ रन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेज हमारा आता है, जो फॉर्मुलेटिंग कहलाता है, इस स्टेज के अंदर हम डेवलप करते हैं विजन को, हम डेवलप करते हैं मिशन को, हम डिटरमाइन करते हैं गोल को, हम डिटरमाइन करते हैं टर्म ऑब्जेक्टिव को, हम डिटरमाइन करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को, मुख्तलिफ रूल्स को, मुख्तलिफ रेगुलेशन को, ताकि हम उन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जा सकें।
अब आगे हम इस नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? टू एक्सप्लोर एंड क्रिएट न्यू एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर टुमारो। बुनियादी तौर पे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मकसद होता है एग्जीक्यूट करने का, वो फ्यूचर में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना होता है, कि फ्यूचर में जो आने वाले अपॉर्चुनिटीज हैं उनको रिकग्नाइज करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको क्रिएट करना, ताकि उन अपॉर्चुनिटीज से हम मैक्सिमम लेवल पर बेनिफिट हासिल करने में कामयाब हो सकें। तो बुनियादी तौर पे ये मकसद होता है डेवलप करने का, एग्जीक्यूट करने का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन सेंस द स्ट्रेटेजिक प्लान इज कंपनीज गेम प्लान। हम स्ट्रेटेजिक प्लान को एक और नाम देते हैं जो कहलाता है गेम प्लान। और गेम प्लान क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ ह्यूमन लेबर, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स के लिए रिसोर्सेज, चाहे वो कैपिटल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनकी लिमिटेशन के बावजूद हम वो चैलेंजिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस को अचीव कर सके। तो ये हमारा बुनियादी तौर पे गेम प्लान होता है। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की जो स्टेज है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, जिसमें हम स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान को डेवलप करते हैं। सेकेंड स्टेज इज इम्प्लीमेंटेशन। ये वो स्टेज है जिसमें हम अपनी स्ट्रेटेजीज को जो हमने बनाई थी एट अ टाइम ऑफ प्लान, उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं। और थर्ड हमारा स्टेज होता है इवेल्युएशन का, जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रेटेजीज को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन में हम दो डायरेक्शन को फोकस करते हैं। पहली डायरेक्शन ये होती है कि जो स्ट्रेटेजीज डिटरमाइन की गई थी वो स्ट्रेटेजी सही है या नहीं। दूसरी चीज हम डिटरमाइन करते हैं कि जो स्ट्रेटेजीज डिटरमाइन की गई थी, आया उन पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या किया गया है या नहीं। अगर हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ कोई डेविएशन नहीं होती। इसका मकसद है डिजायर रिजल्ट जो है हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर हमारी स्ट्रेटेजीज में और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस हो, जिसे हम डेविएशंस कहते हैं, तो इसका मकसद है कि यहाँ पे करेक्टिव एक्शन की जरूरत है। और इस तरह इवैल्यूएशन प्रोसेस हमें करेक्शन की तरफ लेकर जाता है, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का मकसद क्या है कि हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसका पहला स्टेज आता है डेवलपमेंट ऑफ विजन एंड मिशन। हम डेवलप करते हैं विजन को, डेवलप करते हैं मिशन को। अब अगर हम बात करें विजन एंड मिशन की, तो व्हाट एक्चुअली विजन एंड मिशन इज। विजन एंड मिशन आप डिफरेंट कोर्सेज में कई बार अनकाउंटेबल टाइम्स आप इसको अंडरस्टैंड की कोशिश कर चुके होंगे कि मिशन जो है बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंसी के साथ उस डायरेक्शन में बगैर किसी कंफ्यूजन के अपनी एफर्ट को जारी सारी रख सके। एक और कैरेक्टरिस्टिक विजन की होती है, विजन डिटरमाइन डिसीजन। विजन की हम अपनी सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज इंटरप्ट हो रही है, आवाज नहीं आ रही। ओके बेटा, अगर अभी देखना, अगर दोबारा अगर कटे तो मुझे अब बताइएगा। विजन की जो एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कहलाती है विजन डिटरमाइन डिसीजन। विजन के जरिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो अनकाउंटेबल डिसीजन लेने होते हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो, चाहे वो रूटीन डिसीजन हो, चाहे वो जर्नल डिसीजन हो, तो हमें ये डिसीजन मेकिंग करने में सपोर्ट फराहम करती है। और इसके जरिए हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डेवलपमेंट ऑफ विजन के जरिए अपने डिसीजन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। विजन की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, विजन मोटिवेट पीपल।
वो ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप करती है विजन को, उन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना आसान हो जाता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को मैक्सिमम लेवल पे मोटिवेट करके उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करने में कामयाब हो जाती है। और यही वजह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन विजन नहीं डेवलप कर पाती, वहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, वहाँ पर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो यही वजह है कि विजन मोटिवेट पीपल। अब सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास मिशन। मिशन किसे कहते हैं? अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें मिशन को, एन इंड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ कंपनीज पर्पस that address the first question of any business venture: what business am I in? विजन डिटरमाइन करता है कि एक्चुअली आप किस बिजनेस में हैं, और ये डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह अपने बिजनेस को फ्यूचर में आगे लेकर चलेंगे। अगर हम बात करें मिशन स्टेटमेंट के एलिमेंट की, तो मिशन स्टेटमेंट की बुनियादी तौर पे 3 एलिमेंट होते हैं। इसमें एक है द पर्पस ऑफ द कंपनी, कंपनी जो डेवलप की गई है उसकी फाउंडेशन, उसका बुनियादी मकसद क्या है। सेकंड हमारे पास एलिमेंट ऑफ मिशन आता है द बिजनेस वी आर इन, हाउ वी आर गोइंग टू अकम्प्लिश द पर्पस, कि जिस बिजनेस के अंदर हम हैं उस बिजनेस के अंदर हम किस तरह अपने पर्पस को फ्यूचर में अचीव करेंगे। और थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट आता है मिशन स्टेटमेंट का, वो है द वैल्यूज ऑफ द कंपनी, कि कंपनीज की वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, फाउंडेशन क्या है, कि कंपनी अल्टीमेटली क्या बिलीव्स रखती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के लिए। तो ये डेवलपमेंट हम जब करते हैं तो ये कहलाती है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का एक और स्टेप है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल सर आवाज अपॉर्चुनिटी। नहीं आ रही सर आपकी। बेटा बिल्कुल नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर, नेट का मसला होगा सर। बेटा अगर फ्यू ऑफ देम स्टूडेंट को आवाज क्लियर नहीं आ रही तो ओके, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ देम को आवाज क्लियर नहीं आ रही तो उसका मकसद मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। सर सही है, आ रही है आवाज। अब जिनको आवाज बेटा एक आध दो स्टूडेंट को नहीं आ रही तो वो देखें, मैनेज करें फिलहाल, और क्लास की कोशिश सर करें। कट ठीक है, अगर हो इंटरप्ट हो क्या? आपके सिस्टम या कोई आपके इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी का इशू हो सकता है। सेकेंड स्टेज हमारे पास आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आपने पढ़ा होगा शॉर्ट एनालिसिस जो होते हैं, उसमें बुनियादी तौर पे 4 फैक्टर होते हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का ताल्लुक होता है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का ताल्लुक होता है आपके इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये चार जो फैक्टर हैं ये हमारी फ्यूचर में परफॉर्मेंस को काफी हद तक मुतासिर करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फॉर्मुलेशन के वक्त फोकस करना होता है कि जिस कंट्री, जिस सिटी, जिस टेरिटरी में हम बिजनेस कर रहे हैं वहां पर क्या एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी बुनियाद पे बिजनेस को कम वक्त में ज्यादा बेनिफिट फराहम किए जा सकते हैं। और वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थ्रेड्स होती हैं, वो कौन कौन से नेगेटिव एलिमेंट हैं जो बिजनेस को लॉसेस की तरफ, बिजनेस को डिक्लाइन की तरफ, बिजनेस को क्राइसिस की तरफ लेकर जा सकते हैं। यानी इस तरह समझें कि एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज कहते हैं वो तमाम फेवरेबल एस्पेक्ट जो कि बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, और थ्रेड्स कहते हैं वो तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट जो बिजनेस को वो मुतासिर करेंगे, बिजनेस को रुकावट डालेंगे ऑन द रूट ऑफ सक्सेस। तो ये हमारे लिए कहलाती है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के वक्त डेवलप करने का मकसद ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल की जाए और थ्रेड्स की क्राइसिस को मिनिमाइज किया जाए, ताकि हम स्मूथली अपनी गोल, अपने मिशन और अपने विजन की तरफ जा सकें।
फिर सेकंड हमारे पास आता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, थर्ड स्टेज ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी में। ये हमारे वो इंटरनल फेवरेबल और अनफेवरेबल एस्पेक्ट होते हैं। स्ट्रेंथ कहते हैं वो पॉजिटिव फेवरेबल इंटरनल एस्पेक्ट जिसकी बुनियाद पर बिजनेस मैक्सिमम ग्रोथ हासिल कर सकता है और बिजनेस में हम मैक्सिमम तरक्की हासिल कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है वीकनेसेस। वीकनेसेस कहते हैं बेटा कि वो तमाम नेगेटिव अनफेवरेबल इंटरनल एस्पेक्ट जो कि हमारी बिजनेस के अंदर परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को डिक्लाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव ना कर सकें। हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट को हम एग्जांपल के तौर पर रखते हैं। एक स्टूडेंट है, उसकी स्ट्रेंथ ये है कि आपके जो क्लास फेलो क्लासमेट है उनमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट होंगे, तो उनमें एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसकी मेमोराइजिंग पावर बहुत शार्प है, यानी वो चीज़ों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, याद कर लेता है। तो हम कहेंगे कि एक बेहतर CGPA या बेहतर परसेंटेज हासिल करने के लिए ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है उस स्टूडेंट की? उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, वो रेगुलर क्लास नहीं रहता, रेगुलर स्टडी नहीं करता। तो इसका मकसद क्या हुआ कि वो अपनी स्ट्रेंथ से वो बेनिफिट हासिल या वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेगा जो उसे करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल जब तक वो अपनी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स वीकनेस, अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स स्ट्रेंथ क्रिएट ना करे। जब उसे पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो स्ट्रेंथ को मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा और अपनी CGPA को इम्प्रूव करेगा। और जब वो वीकनेसेस उसको पता चलेगी कि अनकंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाज ना होने की वजह से वो डिजायर रिजल्ट हासिल नहीं कर पा रहा, तो वो अपनी वीकनेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फॉर्मुलेशन के वक्त ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की हम स्ट्रेंथ को देखते हैं, डेवलप करते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, और फिर उसकी वीकनेसेस को देखते हैं कि किस तरह इस वीकनेस को खत्म या कम किया जा सकता है। फोर्थ स्टेप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि एक ऑब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट टर्म और एक ऑब्जेक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो ऑब्जेक्टिव जिनको हम मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल में अचीव करते हैं, ये हमारे कहलाते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो ऑब्जेक्टिव जिनके लिए हम एक टाइम स्पेंड डेवलप करते हैं कि विद इन अ ईयर, यानी 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने के अंदर हम उनको अचीव करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ये हमारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में हम शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम ही लॉन्ग टर्म थिंकिंग या लॉन्ग टर्म प्रोसेस का है, इसमें हम डेवलप करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में आखिरी स्टेज आता है हमारे पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज। हम अपनी गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, ताकि अगर एक स्ट्रेटेजी डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने में वीक या फ्लॉप या फेल हो जाए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है अनदर स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट एंड गोल्स को अचीव कर सकें। तो हम एक वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं ताकि हम इसकी बुनियाद पर अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज था, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन।
इसको रिव्यू अगर करें, डेवलपमेंट ऑफ विजन, डेवलपमेंट ऑफ मिशन, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, internal strength and weaknesses, long-term objective, alternative strategies. उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेज, इश्यूज इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। वो कौन से इश्यूज हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के टाइम। इसके अंदर एक इशू है बिजनेस टू एंटर। वो कौन सा बिजनेस जिसके अंदर हम एंटर होंगे। सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के टाइम कि हमारे बिजनेस की जो नेचर होगी वो क्या होगी। सेकंड, बिजनेस टू अबिडेंट, वो कौन सा बिजनेस है जो अबिडेंटली एग्जीक्यूट करेंगे। थर्ड आता है इशू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम बिजनेस के डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हें एलोकेट किस तरह करेंगे। फोर्थ हमारे पास जो इशू आता है वो होता है एक्सपेंशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी बिजनेस नॉर्मली जनरली स्टार्टअप फेज में स्मॉल या मीडियम लेवल का होता है, लेकिन फ्यूचर में उस बिजनेस में ग्रोथ के जरिए हम डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन हासिल करना चाहते हैं ताकि बिजनेस के वॉल्यूम, बिजनेस के साइज में इजाफा किया जा सके। इंटरनल मार्केट, बिजनेस के अंदर हमारी इंटरनल मार्केट एक इशू है कि उसकी कंडीशन वो क्या है। उसके बाद मर्जर और ज्वाइंट वेंचर, हमारे पास अपने डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक ऑप्शन होता है कि हम मर्जर एंड एक्विजिशन का सहारा लें, जिसके जरिए हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कौन लोग हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है अवॉइडेंस ऑफ होस्टाइल टेक ओवर, हम किस तरह होस्टाइल टेक ओवर से अवॉइडेंस हासिल कर सकते हैं ताकि हम बिजनेस को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो सके। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के टाइम हमें कंसीडर करना होते हैं, जो नॉर्मली किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानर को फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है बेटा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ये पहला स्टेज हमारा इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया जिसमें हमने बात की थी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का मकसद होता है कि जब हम अपनी स्ट्रेटेजी की फॉर्मुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हमें एक और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसके अंदर पहला स्टेज आता है एनुअल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं और एक होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम है एनुअल ऑब्जेक्टिव, यानी विद इन ईयर जिनको अचीव करना होता है, विद इन ईयर जिन रिजल्ट को हासिल करना होता है। तो अब हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिवाइड कर देते हैं एनुअल ऑब्जेक्टिव में ताकि स्टेप बाय स्टेप हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के जरिए गोल तक पहुंचे और गोल के जरिए अपने मिशन तक पहुंचे और मिशन के जरिए हम अपने विजन की डायरेक्शन में रहें। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है परहैप्स ये जो हमारा टाइम था अभी हमारे पास बेटा लास्ट 10 मिनट्स है और हो सकता है कि 40 मिनट्स का सेशन जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इससे पहले मैं आपकी जो अटेंडेंस है, पार्टिसिपेंट है, उनकी अटेंडेंस को मैं ज़रा पहले स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास सेव हो जाए। तो ध्यान में रखिएगा इंटरेक्टिव सेक्शन में आपकी अटेंडेंस बहुत अहम है। वो स्टूडेंट जो के इंटरेक्टिव सेक्शन में अपनी अटेंडेंस को श्योर नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली अपनी परफॉर्मेंस को मुतासिर करेंगे। टोटल आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं?
सर टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं। ओके, ये मैंने आपके इसका मतलब अभी जो हमारे पास स्ट्रेंथ शो रही है वो 50% से भी कम है, ठीक है। तो वो लोग जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको आप मैसेज दे दीजिएगा कि बेहतर होगा कि वो क्लास अटेंड कर लें। ओके, तो एनुअल ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसीज। पॉलिसीज कहते हैं उस एनुअल ऑब्जेक्टिव। बेटा एनुअल ऑब्जेक्टिव इज अ नेम ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो 2, 3 या 5 साल के अंदर जिनको हम अचीव करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, और एनुअल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं जो हम विद इन अ ईयर हासिल करते हैं। इसको ऐसे समझे, एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट है आप बीबीए के, आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है अचीवमेंट ऑफ बीबीए डिग्री, आपको बीबीए की डिग्री लेनी है, ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। एनुअल ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? गेट सक्सेस इन 2 सेमेस्टर, जो एक साल में आपको 2 सेमेस्टर पास करने होते हैं, ये आपका क्या है? एनुअल ऑब्जेक्टिव। तो जब आप अपने 4 एनुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो आप अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे? अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तक। बात समझ में आई? तो एनुअल ऑब्जेक्टिव वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें हम अपने रिजल्ट को विद इन अ ईयर अचीव करते हैं, ये हमारे कहलाते हैं एनुअल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे पॉलिसीज की। पॉलिसीज आपने पहले भी सुना होगा। पॉलिसीज किसे कहते हैं? व्हाट एक्चुअली पॉलिसी इज? पॉलिसी कहते हैं कि ये जो एनुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमें गाइडलाइन चाहिए होती है, रहनुमाई चाहिए होती है, हमें एडवाइस चाहिए होती है, वो जो हम डेवलप करते हैं वो हमारी कहलाती है पॉलिसी। पॉलिसी को एक और हम इस तरह भी कह सकते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि जब हम फ्यूचर में किसी भी काम को एफिशिएंटली इफेक्टिवली करने के लिए कोई रोड मैप डेवलप करते हैं तो हमारी कहलाती है पॉलिसी। देखो 2 वर्ड है, एक है स्ट्रेटेजी और एक है पॉलिसी। दोनों के अंदर सिमिलरिटीज है। पॉलिसी भी रहनुमाई फराम करती है परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्ट्रेटेजी भी रहनुमाई फराम करती है परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्ट्रेटेजी रहनुमाई फराम करती है, रोड मैप फराम करती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए या गोल के अचीवमेंट के लिए। यानी अगर मैं गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स कर रहा हूं तो मैं अप्लाई कर रहा हूं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजी कहते हैं उस डायरेक्शन, उस रोड मैप को, उस एफिशिएंट इफेक्टिव प्रोसीजर को जिसके जरिए हम अपने डिफिकल्ट गोल को आसानी से अचीव करने में या डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाए। पॉलिसी क्या किसे कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं कि जब हम अपने एनुअल ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए जो रहनुमाई हासिल करते हैं वो हमारी कहलाती है पॉलिसी। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड हमारा स्टेज आता है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एम्प्लॉय मोटिवेशन। हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब तक कामयाब नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट ना कर सकें। अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा, उनको रियलाइज कराना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट में उनके फ्यूचर की ब्राइटनेस है, उनके फ्यूचर की ग्रोथ है, उनके पर्सनल कैरियर की डेवलपमेंट है। यदि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को मैच कर देना इंडिविजुअल बेनिफिट से, तो ये टेक्निक होती है जिसमें हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं कि वो कौन से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिनकी बुनियाद पर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे। थर्ड हमारे पास स्टेज आता है रिसोर्स एलोकेशन। ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीगेट टोटल रिसोर्सेज जो होती है उनको हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव और गोल के अचीवमेंट के लिए डिवाइड करते हैं और इस तरह हम रिसोर्सेज को मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम डिजायर्ड रिजल्ट हासिल किए जा सके। तो ये एक तरीकाकार होता है जिसके जरिए हम अपने रिसोर्सेज को वेस्टेज से, रिसोर्सेज को मिसयूज से, रिसोर्सेज को जाया होने से बचाने में कामयाब हो।
तो इसके लिए हमें जो है इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ये डिटरमाइन करना चाहिए किस जगह पे कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अब यहाँ पर जो है हम अभी आज का सेक्शन को रोकते हैं क्योंकि हमारा टाइम स्पेंड 40 मिनट्स का है वो